साथियों नमस्कार। आज चर्चा करेंगे बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में। बिहार की राजनीति में जाति कहाँ तक जिम्मेवार है? क्या कास्ट कार्ड बिहार की राजनीति को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर है यस, प्रभावित करता है। तो जाति की राजनीति का अंत तब तक ना होगा जब तक हम जाति के आधार पर वोट देंगे, क्योंकि जाति के आधार पर वोट देंगे तो मुख्य वहाँ पर आ गया पॉलिटिक्स का मुख्य घटक जाति। तो जाति के आधार पर राजनीति किया जाएगा राजनेताओं के माध्यम से, और फिर समाज का विभाजन होगा जाति के आधार पर। तो यहाँ से सिंपल है कि कास्ट पॉलिटिक्स बिहार में तभी अंत होगा जब जो मतदाता हैं, वोटर हैं, वो कास्ट के आधार पर वोट ना देकर विकास या उनके कामों के आधार पर देंगे। तो कास्ट पॉलिटिक्स का इमरजेंस बिहार में स्टार्टिंग में होता है इस प्रकार, जैसे कि जो फॉरवर्ड कास्ट हैं, जैसे कि भूमिहार हो गया, राजपूत हो गया, सवर्ण जिनको आज कहा जाता है, ब्राह्मण हो गया और कायस्थ हो गया। इनकी पॉपुलेशन तो कम है संख्या, लेकिन इनके पास शुरू से ही ज़मीन का भंडार है। बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो यहाँ पर तो कृषि और खेती ही बचा जो एक संसाधन था, भूमि, और खनिज तो झारखंड में चले गए अधिकतर। तो कृषि को लेकर जिसके पास अधिक संसाधन है तो उसके बीच विवाद होना लाजमी है। संसाधनों के जब सामान्य बंटवारा नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें होता है। तो यहाँ प्रश्न है कि इन सभी के पास भूमि अधिक आया कहाँ से? तो ये मुगल काल में और अंग्रेज़ों के काल में, ब्रिटिश काल में सेवक थे। इन सभी का जो मुगल राजा है या अंग्रेजी सरकार थी उसके सेवक थे। ये सेना के रूप में काम करते थे, जमींदार के रूप में काम करते थे। ये हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, इनके मतलब कारण इसमें ट्रेस किया जा रहा है कि आया इनके पास कहाँ से ये लैंड। तो मुगल और अंग्रेज़ों के शासनकाल में ये जमींदार थे, सेना के रूप में भी काम किया इन्होंने ब्रिटिश सरकार की ओर से। तो उनके पास मुगलों के द्वारा दान के रूप में दिया गया ब्राह्मणों वगैरह को, जमींदार को, और अंग्रेजी शासनकाल में एज ए सैलरी, वेतन के रूप में भी तो ज़मीनें दिया जाता था। तो इन्हीं के कारणों से उनके पास अधिक भूमि संसाधन आ गया है। तो एक रीज़न ये हो गया। तो जब संसाधनों का समानुपातिक ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है तो विवाद होता है। बिहार में जो भूमि का है तो इन सभी के पास अधिक है भूमि संसाधन, और बिहार में एक ही संसाधन है भूमि संसाधन जो प्रचुर मात्रा में है, बाकी सब खनिज संसाधन तो झारखंड में है। उसके बाद जो सोशल ऑर्डर की बात करें तो समाज में भी इन्हीं का चलता बलता था। शुरू में एंशिएंट टाइम में बोल सकते हैं 1920 के दशक से स्टार्ट हुआ था ये सब, उससे पहले ही सोसाइटी में भी इनका चलता पलता था। और उसके बाद यानी कि कल्चरल में भी इन्हीं का डोमिनेंस था, संस्कृति में। साथ ही साथ राजनीति में भी इनका ही डोमिनेंस था। अभी भी बिहार में जो बीसी कास्ट है, बैकवर्ड का, उसका 10 से 15% ही योगदान है, बाकी तो यही सब अदर कास्ट के हैं। तो पॉलिटिकल सिनारियो में भी इनका डोमिनेंस था, सोशल ऑर्डर में भी इनका था, कल्चरल में इन्हीं था, और भूमि संसाधन पर भी इनका। तो लाजमी है विवाद होगा ही। तो यहीं से कास्ट पॉलिटिक्स स्टार्ट हुआ, और वोटर जो अधिकतर थे वो बैकवर्ड कास्ट के थे। तो उनके आवाज़ के रूप में बने राम मनोहर लाल लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जेपी वगैरह, उन्होंने उनको अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया। यादव कम्युनिटी की बात करें तो ये भी अपने कास्ट बेस्ड पर ये लड़ते हैं, ये भी कोई कम नहीं है। तो इनका तो एक ही है, चलता है रंगदारी, राइफल, यही सब ज़बरदस्ती करना। तो ये भी कम नहीं है। उन्होंने शोषण किया ज़मीन के मामले में, राजनीति के मामले में फॉरवर्ड क्लास, बट अब धीरे धीरे स्थिति सुधर रही है। तो सब का हम इसमें जज नहीं कर सकते हैं कि सभी जो फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं ऐसे होते हैं, और सभी जो यादव या कास्ट के लोग हैं वो ऐसे होते हैं। तो सभी को एक फ्रेम में हम नहीं रख सकते हैं। कास्ट सेंसस जो हुआ बिहार में, लेटेस्ट डेटा, उसमें ईबीसी या एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, जिसको अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उसमें 36% पॉपुलेशन है। बीसी या बैकवर्ड क्लास की बात करें तो 63% है। क्या इनकी हिस्सेदारी प्रॉपर है राजनीति में? नहीं है, मात्र 10 से 15% होगा। जनसंख्या 63% है। तो क्या इसका रीज़न ये है कि ये जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं ये पढ़े लिखे नहीं हैं? तो ये कारण नहीं होगा, क्योंकि जितने भी अभी भी जो एमएलए वगैरह हैं उन पर तो एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 66% जो एमएलए हैं उनके पास किसी न किसी रूप में क्रिमिनल चार्ज है।
तो ये स्टेटमेंट गलत है कि बैकवर्ड क्लास में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। तो हमें ऐसे उम्मीदवार को चुनना है जिसके पास क्रिमिनल केसेस या चार्ज और जो उन पर आरोपित यानी सिद्ध नहीं हुआ कि वो क्रिमिनल है। और यदि ऐसा ऑप्शन नहीं है तो हम नोटा को चुनेंगे, नन ऑफ द अबव। यानी कि किसी चुनने का अधिकार है हमारे पास, उसमें नापसंद का भी अधिकार है। 1920 के दशक में बिहार में होता है एक जनेयू मूवमेंट। जनेयू आंदोलन 1920 के दशक में होता है, जिसमें जो यादव, कुर्मी या कोयरिक कम्युनिटी के लोग हैं वो जनेयू क्या होता है, ब्राह्मणों के लिए एक पवित्र धागा होता है जो धारण करते हैं ब्राह्मण। हालांकि 8% सभी जाति के लोग धारण करते हैं ये। तो जनेयू मूवमेंट चलाया गया जिसमें ये लोग धारण किया, जिसके कारण ब्राह्मण या अन्य जो फॉरवर्ड कास्ट के लोग थे उनके द्वारा इन पर ये हिंसा किया गया। बहुत सारे लोगों को मौत का घाट मतलब कि मौत के यहाँ तक हिंसा हुई कि मौत हो गई बहुत सारे लोगों की। फिर बाद में कुर्मी और कोयरी कम्युनिटी ने मोमिन मूवमेंट भी चलाया था। मोमिन मूवमेंट जिसमें शेख, सैयद और पठान के जो डोमिनेंस हो रहा था उसके विरुद्ध ये चलाया गया था। बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति की बात करें 1934 से 1946 तक बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति में एक भी लोअर कास्ट के प्रतिनिधि नहीं थे। एक भी लोअर कास्ट के, उसमें बेसिकली जो फॉरवर्ड कास्ट के वही थे। 1950 में फिर बिहार भूमि सुधार अधिनियम हुआ। 1948 या 40 के दशक में एक नया पार्टी बना कांग्रेस से इतर, जिसको समाजवादी पार्टी के रूप में देखा गया, खासकर एग्रीकल्चरल ग्रुप के लोगों के लिए यानी बैकवर्ड कास्ट के लोगों के लिए। उसके पुरोधा बने राम मनोहर लाल लोहिया, जिसने एक नारा दिया था उन्होंने, राम मनोहर लोहिया, कि पिछवा पावे 100 में 60, यानी कि जो पिछड़ा जाति के लोग हैं वो 100 में से 100% लाभ है तो 60% लाभ उन्हें दिया जाएगा। ये नारा देकर एक नई पार्टी बनाई। फिर कर्पूरी ठाकुर आए जो कि एक शूद्र या नाई जाति से बिलोंग करते हैं, लोअर कास्ट से। उन्होंने स्कूल और कॉलेज में जो इंग्लिश था कंपलसरी उसको वहाँ से हटाया। साथ ही साथ 1978 में उन्होंने 25% आरक्षण की बात कही कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने। उसके इसी डिसीजन के बाद उनसे सरकार को भंग कर दिया गया, क्योंकि वे पिछड़े के लिए मतलब कि रिजर्वेशन वगैरह की बात कर रहे थे ताकि सरकारी सेवा में, राजनीति में भी पिछड़े लोग आ सकें, उनका भी मतलब कि हिस्सेदारी हो। फिर 1960 और 70 के दशक में 1960 और 70 के दशक में गैर कांग्रेसी सीएम बने बिहार के पिछड़ा वर्ग से संबंधित। SC ST का प्रतिनिधित्व कुछ बढ़ा बिहार के राजनीति में। फिर JP ने आंदोलन चलाया था जो इमरजेंसी लगाया गया था उसके विरुद्ध, संपूर्ण क्रांति 1974 में। तो JP मूवमेंट जिसे बोला जाता है उसमें बिहार के छात्रों ने जमकर भाग लिया और फिर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो जो गैर कांग्रेसी सरकार में ये पिछड़े तबकों के लोगों को शामिल किया गया। तो ये सब था इनका मतलब कि जो डोमिनेंस है पॉलिटिकल सिनारियों में, भूमि के अधिकार में तो कम था बैकवर्ड क्लास का, इसलिए जाति कास्ट पॉलिटिक्स स्टार्ट हुआ था बिहार में। 8% धीरे धीरे सभी का स्थिति मतलब बैलेंस बनता जा रहा है। तो यदि हमें कास्ट पॉलिटिक्स का अंत करना है तो सबसे पहले क्रिमिनल, जितने भी क्रिमिनल उम्मीदवार MLA बनते हैं उसको नहीं चुनना है। ऑप्शन नहीं है तो वहाँ पर नोटा दबाना है, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त करेंगे वो सरकार में कहाँ से सुशासन की बात कर सकते हैं। फिर लालू की सरकार बनी तो उसमें तो बेसिकली यानी पिछड़े लोगों को जब सरकार में हिस्सेदारी मिली तो वो रंगदारी वगैरह ही किया, जंगल राज जिसको बोला जाता है था भी। फिर नीतीश की सरकार बनी तो उसमें सुशासन का अस्तित्व आया, सामने बिहार सुशासित राज्य के रूप में पेश हुआ। तो इसमें उनकी योगदान को उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। तो अभी जो नीतीश कुमार की स्थिति है वो है, अगला जो नीतीश कुमार जैसे नेता कब बनेंगे इसका कहना मुश्किल है। तो अब वे उनका मतलब कि रिटायर्ड पीरियड में है वो राजनीति से। तो हमें कास्ट पॉलिटिक्स का अंत करना है बिहार में, तो इसके लिए विकास करना आवश्यकता है, साथ ही साथ शिक्षा की स्थिति बढ़ाना, उसके साथ ही साथ स्किल प्रोवाइड करना है ताकि लोगों के रोज़गार का अवसर प्राप्त हो सके।
और एक बात, जब राजनीति को करियर के रूप में देखा जाता है तो वो स्वार्थ नहीं, सेवा नहीं स्वार्थ बन जाता है। तो ये सब करना है, कनेक्टिविटी सुधारना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है और हाशिए परिस्थिति जो लोग हैं उनके लिए काम करना है। तभी बिहार में, जो बिहार से कास्ट पॉलिटिक्स का अंत हो सकता है। और जो ये लोअर कास्ट के लोग हैं, यादव कम्युनिटी के लोग, वो जो वोट मांगने का इनका तरीका है ये है। तो इस बेसिस पर हमें वोट नहीं देना है और ना ही मिलेगा इस बेसिस पर वोट। तो ये था कुछ कास्ट पॉलिटिक्स बिहार में, और इसको राजनीति में पिछड़े लोगों का भागीदारी के रूप में जेपी, राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। नो क्रिमिनल बी आवर एमएलए। तो एक ये है स्लोगन अल्टीमेट एस्पायरेंट की ओर से, इसे आप फॉलो करके अपने राइट टू वोट का प्रयोग कर सकते हैं।